जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने रिस्पायरेशन स्टार्ट किया हुआ था। रिस्पायरेशन का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया हुआ था। रिस्पायरेशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इन सब चीज़ों को हमने पिछले क्लास में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स है उसे देखेंगे और जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें कैसे रिस्पायरेशन होता है, इन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स बात करेंगे। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स की अगर जो हम बात करें तो प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। देखिए, रिस्पायरेशन वो चाहे प्लांट होगा चाहे एनिमल होगा, उस सब में रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो होगा ही होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि सबको एनर्जी की नीड है। सभी लोग फूड बना रहे हैं, चाहे आप कहीं से फूड ले रहे हैं। प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं, लेकिन एनिमल अपना फूड नहीं बना पाते हैं तो वो बाहर से लेते हैं। तो जो फूड लिया जा रहा है या बनाया जा रहा है, उस फूड को फिर से तोड़ करके फिर से एनर्जी निकालनी है, तो इसके लिए रिस्पायरेशन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिस्पायर करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, नोज है, तो नोज से ट्रैकिया है, तो ये सब सारी चीजें क्या है, हमारे पास स्पेशल ऑर्गन है रिस्पायर करने के लिए। लेकिन प्लांट्स में इस तरह का कोई भी डिफरेंशिएशन हमको देखने को नहीं मिलता है, किसी भी तरह का ऑर्गन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर जो हम बात करें कि all parts of plants perform respiration individually, but its rate is slower than that of animal respiration। यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो स्लोअर होता है देन एनिमल्स के। एनिमल्स में रिस्पायरेशन का रेट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाए गए हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं बनाए गए हैं, दैट्स व्हाई द रेट इज स्लोअर देन एनिमल्स। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है आपका सेल इन ग्रोइंग रीजन। जो सेल्स ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 9th क्लास में देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वो टिश्यूज है जहां पे लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, यानी कि जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं वहां पे हैं, यानी कि रूट टिप, स्टेम टिप, जर्मिनेटिंग सीड्स, बर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रोइंग फेज होती है, ग्रोथ होती रहती है। तो इन जगह पे रिस्पायरेशन का रेट जो होगा वो हायर होगा, और जहां पे मेच्योर रीजन होगा जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिस्पायरेशन का रेट स्लो होगा। यानी ग्रोइंग रीजन में रिस्पायरेशन का रेट हाई होगा और मेच्योर रीजन में जो होगा रिस्पायरेशन का रेट स्लो होगा। जो रिस्पायरेशन हो रहा है, अब हमने भी कल ही बात किया था कि रिस्पायरेशन में सबसे बड़ी बात होती है कि हर जगह रिस्पायरेशन जो है वो एक ही प्रोसेस से होता है, वो प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी मॉलिक्यूल का मूव करना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मेथड से ही, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कहीं ना कहीं डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो आ ही जाएगा। तो यहाँ भी जो डिफ्यूजन होगा वो भी जो प्लांट में होगा वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा। अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन कहाँ कहाँ पे होंगे। तो डिफ्यूजन जो है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है वो वेजिटेटिव पार्ट्स में होगा, लगभग सभी वेजिटेटिव पार्ट्स में होगा, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो। अगर जो हम पहले बात करें रूट की, तो रूट हेयर्स जो होते हैं, जो छोटी छोटी हेयर्स होती हैं, वहां से ये क्या करते हैं, जो उस सॉइल में, रूट तो सॉइल में रहेगा, तो सॉइल में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, हवा वहां पे जो प्रेजेंट है, वहां से ये डायरेक्ट डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर आ जाती हैं, वहां से हो जाएगा। वुडी पार्ट यानी स्टेम्स की बात करें तो स्टेम्स में एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स बोलते हैं। ये लेंटिसेल्स के द्वारा ही जो है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होने के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। लीव्स में
तो जो सबसे ज्यादा अगर जो हम बात करें रिस्पायरेशन सबसे ज्यादा किससे होता है, तो सबसे ज्यादा रिस्पायरेशन जो है वो लीव्स से होगा। लीव्स में क्यों होगा, क्योंकि लीव्स में पाए जाते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो एक छोटा सा पोर है जो कि दो गार्ड सेल्स के द्वारा बना होता है, गार्ड सेल्स के द्वारा बना होता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही 9th क्लास में कर ली है। तो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की वजह से जो बाहर की एयर है वो अंदर की तरफ जाती है, और जब अंदर एयर पहुंच जाती है तो वहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके सेल्स में भेज दिया जाएगा। तो हम देखते हैं, ये फिगर देखते हैं, तो ये जो आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर जो है एक सिंपल प्लांट का फिगर है। ये बहुत ही सिंपल प्लांट है, मल्टी सेलुलर प्लांट है, लेकिन ये जो है बहुत ही सिंपल प्लांट है। ये एल्गी है। अब इस एल्गी में जो है कैसे होगा कि ये एल्गी हमेशा वाटर में रहती है, पानी में रहती है। इस एल्गी का नाम है स्पाइरोगाइरा। अब ये एल्गी चूंकि वाटर में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको बाहर से अंदर की तरफ ले लेती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये बना रही है उसको इसी वाटर में डिफ्यूज कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देती है, और जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेती है। तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन, यानी सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, और साथ ही साथ किससे हो रहा है कि जो सरफेस है इसका, इसके बॉडी का जो सरफेस है उसी सरफेस से एक्सचेंज हो जा रहा है गैसेस का। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट है, प्लांट में कहाँ पे होगा, तो प्लांट में ये देख रहे हैं रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, रूट में भी ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये है। तो ये हेयर जो है रूट हेयर, ये रूट हेयर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं यहाँ पे एयर है, इस एयर से ये क्या करता है ऑक्सीजन को ले लेता है, ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे क्या करेगा निकाल देगा। दूसरा आते हैं हम लोग लीफ में, देखते हैं लीफ में सबसे ज्यादा जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। लीफ में क्या होगा कि ये लीफ को कट करके हम देखेंगे तो ये छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स पाए जा रहे हैं, ये छोटे छोटे पोर्स जो पाए जा रहे हैं इनको कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा से क्या होगा कि जो बाहर से गैस है इन्वायरमेंट में, जो बाहर की गैस है वो अंदर जाएगी, यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया है सेल के अंदर से वो अब बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है स्टोमेटा के द्वारा। अब तीसरी चीज होती है जो हमने अभी आपको बताया था कि जो स्टेम्स होते हैं वहां पे भी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। तो अगर जो हम बात करें, ये देखिए ये स्टेम है, स्टेम पे हमको देखने को मिलता है ये छोटे छोटे जो पोर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, यही है लेंटिसेल्स। अब ये लेंटिसेल्स को जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये ओपन पार्ट है, इतना जो पार्ट है ओपन पार्ट है, बाकी सब जो है ये लेयर से लगी हुई है। ये जो लूज सेल्स हैं, यही लूज सेल्स के कारण जो है वो बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ आ जाती है, और अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये लेंटिसेल का स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर जरूर बना लीजिएगा, और इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स पूरा तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसे होता है, तो हम रिस्पायरेशन का जो थर्ड स्टेप है यानी सेलुलर रिस्पायरेशन है, उस सेलुलर रिस्पायरेशन को हम लोग बाद में समझेंगे, इस चैप्टर के लास्ट में समझेंगे, जबकि वो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं उसको आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का या एयर का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किस विधियों के द्वारा हो रहा है, हम उन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अलग अलग जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं वहां पे बात करें। तो एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन फॉर रेस्पायरेशन। जितने भी एनिमल हैं सब में लगभग अलग अलग तरह के रेस्पायरेशन के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ड्यू टू विच मोड ऑफ रिस्पायरेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण से जो मोड ऑफ रिस्पायरेशन है वो अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो बेसिक मैकेनिज्म है वो सब में सेम होता है। द बेसिक मैकेनिज्म इज सेम। अब हम बात करते हैं, देखिए हमने पढ़ा था जो डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा था। 9th में हमने देखा था
फाइलम वाइज हमने स्टडी किया हुआ था एनिमल के, प्रोटोजोआ, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोड, एनेलिडा, ये सारी मोलस्का, ये सब हमने जो देखा था वो हमने 9th क्लास में ही थोड़ा सा हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ से टिनोफोरा यानी जो है आपका निडेरिया ग्रुप है, प्रोटोजोआ का मतलब यहाँ पे हम हो गया आपका अमीबा है, पैरामीशियम है। उसके बाद आएगा आपका पोरीफेरा में साइकन आ जाएंगे, जितने भी स्पंजेस हैं वो सारे आ जाएंगे। टिनोफोरा में हाइड्रा है, ठीक है, तो हाइड्रा जो है वो आपका टिनोफोरा में आ जाएगा। एरेलिया है, ओबिलिया है, तो ये सब टिनोफोरा में आ जाएंगे। तो इनमें जो रिस्पायरेशन होगा वो कैसे होगा, जनरल बॉडी सरफेस से होगा। जनरल बॉडी सरफेस यानी ये समझ लीजिए कि वाटर, ज्यादातर इसमें जितने भी हैं सारे के सारे वाटर में ही पाए जा रहे हैं, वाटर के अंदर है, तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ये डायरेक्ट इनकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर ले रही है, और इनके बॉडी से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली वाटर में छोड़ दिया जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड निमेटोज के बारे में। तो इसमें मोस्टली जो है क्या होता है, एनारोबिक होते हैं। एनारोबिक का मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये इंडो पैरासाइट होते हैं। ये इंडो पैरासाइट होते हैं, पचा पचाया भोजन खाते हैं और इनको ज्यादातर एनर्जी की जरूरत होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रिस्पायरेशन बहुत कम होता है। यानी जो भी रिस्पायरेशन होगा वो कैसा होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एनालिडा में। एनालिडा में जो होगा वो क्यूटेनियस होगा। क्यूटेनियस का मतलब अगर जो रिस्पायरेशन स्किन के थ्रू हो रहा है, डायरेक्टली स्किन के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहेंगे। फ्रॉम फाइलम आर्थ्रोपोडा टू मैमल्स, आर्थ्रोपोडा से लेके मैमल्स में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रैकिया, गिल्स, लंग्स, ये जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से डेवलप हुए रहते हैं। अब हम लोग एक जनरल जो है बना लेते हैं यहाँ पे कि किसमें कौन सा जो है ऑर्गन इवॉल्व है रिस्पायरेशन के लिए, किस ऑर्गेनिज्म में। जैसे सेल सरफेस से जो रिस्पायरेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जनरल बॉडी सरफेस, यानी जनरल बॉडी जो सरफेस है उससे होगा। और ये किसमें होगा, अमीबा और पैरामीशियम में होगा। अमीबा, पैरामीशियम आपका स्पंजेस हैं, और उसके बाद में अभी ओरिलिया है, अरेलिया है, तो ये सब जो हाइड्रा है, तो यहाँ पे जो होगा आपका जनरल बॉडी सरफेस से होगा। ट्रैकियल रिस्पायरेशन हम कहाँ पे होगा, ये किसके द्वारा होगा, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स के द्वारा होगा। ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स क्या है, ये छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स हैं, ठीक है। तो इन पाइप से कहाँ पे होगा रिस्पायरेशन, इंसेक्ट्स में होगा। जितने आर्थ्रोपोड्स हैं वहां पे इंसेक्ट्स में होगा। ब्रैंकियल रिस्पायरेशन का मतलब होता है जिनमें गिल्स के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, और ये पाए जाते हैं एक्वाटिक एनिमल्स में, जैसे फिशेस हैं, प्रॉन है, तो इनमें जो है एक्वाटिक एनिमल्स जितने हैं वहां पे ब्रैंकियल रिस्पायरेशन पाया जाएगा। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन हमने बताया था आपको, स्किन से होता है, और ये पाया जाएगा फ्रॉग में, अर्थवर्म में, तो यहाँ पे होगा। पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो है वो लंग्स के द्वारा होगा। ये एम्फीबियंस में पाया जाएगा, रेप्टाइल्स में पाया जाएगा, बर्ड्स में पाया जाएगा। ब्यूकल रेस्पायरेशन जो है वो ब्यूकल कैविटी में होगा, और ये ब्यूकल कैविटी हम लोग फ्रॉग में भी देखते हैं। फ्रॉग जब टर टर की आवाज करते हैं तो ये लोग फ्रॉग में ब्यूकल रेस्पायरेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में, कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जो भी ऑर्गन बना हुआ है उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। जैसे हमने रिस्पायरेशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक देखा था, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स जो एनिमल्स में पाए जा रहे हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, यानी उनके पास बहुत बड़ी सरफेस एरिया होनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को वो प्राप्त कर सके। दूसरी चीज है दे हैव थिन वॉल, बहुत पतली वॉल होनी चाहिए फॉर द इजी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का प्रोसेस यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो प्रोसेस है वो बहुत इजी होना चाहिए। क्यों क्यों किसके कारण जो है वो थिन वॉल रहेगा तभी हो पाएगा। और यहाँ पे होनी चाहिए रिच ब्लड सप्लाई। अगर जो उसके पास ब्लड है तो ब्लड सप्लाई वहां पे बहुत ही अधिक होनी चाहिए। अगर अधिक नहीं होगी तो हमारे पूरे बॉडी में जो गैसेस हैं ये गैसेस नहीं पहुंच पाएंगे। अब सबसे पहले हम डिटेल में बात कर लेते हैं अमीबा में।
अब एक एक एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो एक एक एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने बता दिया है कि अमीबा हो गया, स्पंज हो गया, और निडेरियंस के एरेलिया, ओविलिया, हाइड्रा, ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी सरफेस से ही जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड सम लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पंजेस एंड निडेरियंस, respiration or exchange of gases occur through the general body surface। यानी इनमें respiration जो होगा वो कैसे होगा, जनरल बॉडी सरफेस से। कैसे होगा, as these cells are in direct contact with an aquatic environment। इनकी जो बॉडी होगी वो डायरेक्ट एक्वाटिक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगी, सो द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल। यानी जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है वाटर में, अब वो डिफ्यूज करके सेल के अंदर चला जाएगा, एंड ब्रिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का वो ऑक्सीडेशन करेगा, एनर्जी निकालेगा, बाकी सेल काम करेगा। उसके बाद जो एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ है उसको ये एक्सपेल आउट करेगा सेल से बाहर। तो ये पूरी प्रोसेस जो होगी वो रिस्पायरेशन की होगी अमीबा के अंदर, और ऐसा ही रिस्पायरेशन जो है स्पॉन्जेस और निडेरियंस में भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म में जो रिस्पायरेशन होता है वो कैसे होगा, उनकी स्किन से होगा। स्किन अगर जो हम देखें इनकी अर्थवर्म की, अर्थवर्म माने केचुआ, तो अर्थवर्म की अगर जो हम यहाँ पे स्किन देखें तो स्किन में क्या होगा, देख रहे हैं मॉइस्ट है, थोड़ा सा ये कैसा है, मॉइस्ट है, गीला है। गीले के साथ साथ में इनकी जो स्किन होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत ही पतली होती है। तीसरी सबसे बड़ी खास बात होती है स्किन के जस्ट नीचे जो है वो ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमको यहाँ मिल जाती हैं, जिससे जो है स्किन से ही रिस्पायरेशन हो जाता है। तो इन ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म एंड लीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू देयर स्किन, एज देयर स्किन इज वेरी थिन एंड मॉइस्ट, बहुत पतला होता है और मॉइस्ट होता है, गीला होता है। इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। सो द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाई मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म, जिसके कारण उस गीले जो है स्किन से हाँ जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, और ब्लड के द्वारा जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसी समय क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से निकली हुई है वो उसी ब्लड में डाल दी जाएगी और ब्लड लेके चला जाएगा ऊपर की तरफ, जो स्किन के द्वारा ही एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्पायरेशन इन फिशेज में। फिश जो है वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होंगी, गिल्स के द्वारा। स्पेशल टाइप के यहाँ पे ऑर्गन्स बनाए गए हैं, वो है गिल्स। गिल्स कहाँ होगा, इनका जहाँ माउथ होता है उसी के जस्ट पीछे जो है ये रैक्स के रूप में यहाँ पे लगी हुई होती हैं, इस तरह से रैकर्स, इन्हें गिल रैकर्स कहते हैं। ये गिल रैकर्स जो है पाए जाते हैं सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स में। अब ये क्या करती हैं कि वाटर को अपने मुंह के द्वारा ये इनहेल करती हैं, लेती हैं वाटर को। अब जो वाटर को लेंगी और इन्हें गिल्स के ऊपर से ये बड़े फोर्स से इनके ऊपर से गुजारती हैं, तो जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा इसके ऊपर से जब गुजरेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बहुत एक सिंगल लेयर जो है, सिंगल सेल की एक लेयर बनी होती है। गिल्स जो होते हैं वो सिंगल सेल की एक लेयर होती है। साथ ही साथ वहां पे जो ब्लड की सप्लाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो डिसॉल्व है वाटर के अंदर, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके सेल्स में आ जाएगा, यानी कि हमारे ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में वो ऑक्सीजन भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बना है वो अब ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के माध्यम से फिर गिल्स में आ जाएगा, जिससे कि यहाँ पे एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड इनके बॉडी में बना है। तो हम देखते हैं गिल्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ हेड, हेड के दोनों तरफ जो है ये प्रेजेंट होगा, और कवर्ड बाय ए गिल कवर जिसे हम ऑपरकुलम कहते हैं। गिल कवर को ऑपरकुलम कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पास इट ओवर द गिल्स। जब ये इसको रिस्पायरेशन करना होता है, ब्रीदिंग करना होता है, तो क्या करती है, ये वाटर को अंदर लेती है और इन्हीं गिल
रैकर्स के ऊपर से ये बड़े फोर्स से गुजारती है, और जिससे कि वाटर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ब्लड में, इनके ब्लड में डिफ्यूज होके चला जाता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि रिस्पायरेशन इन ग्रॉसहॉपर्स। रिस्पायरेशन इन ग्रॉसहॉपर्स जो होगा, जितने भी ग्रॉसहॉपर, यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें कैसे जो है वो रिस्पायरेशन होता है। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन होता है वो होता है, इनकी बॉडी में पाए जाते हैं टीनी होल्स, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, और साथ ही पाए जाते हैं एयर ट्यूब्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एयर ट्यूब जिसे कहेंगे, पूरी बॉडी में पाया जाएगा। और इस ओपनिंग, इस होल को हम कहेंगे स्पाइरिकल्स, और वो जो पाइप का पूरा जाल बना हुआ है उसे हम कहेंगे ट्रैकियल सिस्टम। और ये जो पाइप्स हैं, जो पाइप की बात हो रही है, ये जो पाइप्स हैं, इन यानी ट्यूब जो हैं, इन ट्यूब को कहा जाता है ट्रैकिया एंड ट्रैकियोल्स। अब क्या होगा कि चूंकि ये होल्स जो स्पाइरिकल्स हैं, ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के जो है संपर्क में है, तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन यानी पूरी एयर जो है उन ट्यूब्स में आ जाएगी, स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है ट्रैकियल सिस्टम में आ जाएगी, और ट्रैकियल सिस्टम में आने के बाद पूरे बॉडी में ये जो है सर्कुलेट कर दी जाएगी। जहां जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी वहां वहां पे ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया जाएगा, जो बॉडी में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वहीं से ले लिया जाएगा, और ले करके पूरे बॉडी में फिर से, बॉडी से फिर स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ये देखिए आप लोग, ये ग्रॉसहॉपर का हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं ये हैं आपके ट्रैकिया, ट्रैकिया। और यहाँ पे जो ओपनिंग आपको दिख रही है, यहाँ पे ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये ओपनिंग कहलाते हैं स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स जो हैं, जहाँ पे एक जगह जा करके ये जो ट्रैकिया और ट्रैकियोल्स हैं, ये एक जगह पे जा करके एक एयर सैक बनाते हैं, यानी छोटे छोटे गुब्बारे जैसे छोटे छोटे जो है एयर सैक्स बनाते हैं, ताकि यहाँ पे हवा ज्यादा देर तक रुक सके। तो जब हवा ज्यादा देर तक रुकेगी तो वहां से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग इंसेक्ट में, जितने भी लगभग इंसेक्ट हैं सब में लगभग यही चीजें पाई जाती हैं। इसी के कारण जो है, यानी ट्रैकिया ट्रैकियोल्स, यानी कि हम बात करें ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा जो है रिस्पायरेशन होता है, जितने भी लगभग इंसेक्ट पाए जाते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा इंसेक्ट हमारा जो है वो कॉकरोच है। कॉकरोच में भी उसी तरह से है कि स्पाइरिकल्स जो है वो बॉडी के बाहर इस तरह से दिखाई देंगे, और ये ट्रैकियल सिस्टम है। यहाँ पे अगर जो हम बात करें, ये जो व्हाइट व्हाइट हमको दिख रहा है, ये पूरा ट्रैकियल सिस्टम है। ट्रैकियल सिस्टम जो है, अब ट्रैकियल सिस्टम में ही पूरे जो है गैसेज जाएंगी, और वो गैसेज जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होंगे। जहां जहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी या जहां रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, वहां वहां पे ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर किस तरह से रिस्पायरेशन होता है, लंग्स कैसे काम करता है, हमारे जो ब्रीदिंग होती है, एक्सहेलिंग और इनहेलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, और जो है हमारे बॉडी के अंदर हमारे ब्लड में कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। तो इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, मैं भी मोटिवेटेड होता रहूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।